हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के हिंदी क्षितिज भाग 1 में दी हुई कविता ग्राम श्री का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला रहा। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, कुंचन, ग्राम्य, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। इस कविता में यानी ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्रकृति सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। तो अब हम शुरू करते हैं आज की कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेंगे। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरी हरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्य के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल फैलाए हुए है। अगली पंक्तियां हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लगती है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही हैं जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार
खेतों में गेहूँ, जौ की बालियाँ, अरहर और सनई की फलियाँ, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियाँ धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। भावार्थ इस प्रकार से है कि ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इन्हीं के बीच फसलों की बीज से लदी लड़ियां खड़ी हुई हैं। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़कर जा रही हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठती है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। अगली पंक्तियां हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबीरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। कवि ने ग्राम की कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बौर से लद चुकी हैं। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी हैं। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। नेक्स्ट पैराग्राफ, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ीं, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। भावार्थ इस प्रकार से है, वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बैर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहलहा रहा है और धनिये की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल चुकी हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे ज़मीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चियों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, भालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। भावार्थ इस प्रकार से है, ग्रामश्री कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पैराग्राफ में कवि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालों पर अपने निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हैं। सुरखाब या चक्रवाक पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरैठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ इज हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। भावार्थ जानेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता की अंतिम पंक्तियों में गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वे इस तरह चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही हैं, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर उड़ा रखी है। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। स्टूडेंट्स, हम इस पाठ में दी हुई कविता का अर्थ समझ चुके हैं। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ाई गई कविता का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 कि अपनी कॉपी में एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करिए। प्रकृति का एक चित्र बनाना है आपको। और अब यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।